नमस्कार दोस्तों। तो आज हम गांधी एरा के सेकंड और लास्ट पार्ट को खत्म करेंगे, जिसमें हम 1930 से लेकर 1947 के बीच के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो मैं ये वीडियो जो है बाद में लाने वाला था, बट गांधी एरा में से पेपर्स में लगातार क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, तो इसलिए लगा कि पहले गांधी एरा को खत्म करते हैं। तो फिर बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। First question: Who among the following socialist activists persuaded Gandhiji not to restrict the Salt March protest to men alone? तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो गाइस, कमला देवी चट्टोपाध्याय एक ऐसी वुमन थी जिन्होंने गांधी जी को मनाया था कि जो उनका सोल्ट सत्याग्रह चल रहा है, सोल्ट मार्च चल रहा है, आप उसमें वुमेन को पार्टिसिपेट करने का मौका दे। और थोड़ा इनके बारे में और जानते हैं, कमला देवी चट्टोपाध्याय कौन थी। तो गाइस, कमला देवी चट्टोपाध्याय जो थी, उनको भी जो है अरेस्ट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। किस कारण? सोल्ट लॉ को तोड़ने के कारण। और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल सोशलिस्ट फेमिनिस्ट मूवमेंट था, उनके अंदर भी उसके अंदर भी इन्होंने काफी मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो गाइज, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन: Which one of the following statements about the Gandhi-Irwin Pact of 1931 is correct? तो गाइज, आपको इसका आंसर बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, द कांग्रेस एग्रीड टू टेक पार्ट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो गाइज, ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसको हम गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। और इस समझौते के बाद जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वादा किया था कि वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो गाइज, इसमें समझौते में क्या हुआ, कुछ दोनों तरफ से, आईएनसी की तरफ से और ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कुछ वादे किए गए। तो आईएनसी की तरफ से वादा किया गया कि वो प्रॉमिस करते हैं कि वो स्टॉप कर देंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। तो आईएनसी ने बोला कि वो स्टॉप कर देंगे अपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। और उसी हाथ दूसरे हाथ में जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने बोला कि वो विड्रॉ कर लेंगी ऑल ऑर्डिनेंसेस दैट कर्ब कांग्रेस एक्टिविटीज। मतलब कि जितने भी उन्होंने केस चलाए हुए हैं कांग्रेस की एक्टिविटीज को रोकने के लिए, वो सारे वो खत्म कर देगी, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला। और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि जितने भी मुकदमे चल रहे हैं आईएनसी के मेंबर्स के ऊपर, वो भी सारे खत्म कर दिए जाएंगे और रिलीज कर दिया जाएगा आईएनसी के मेंबर्स को जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। और इसके साथ साथ उन्होंने ये बोला कि वो रिमूव कर देंगे सोल्ट टैक्स को। तो गाइस, ये जो है समझौता हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट और आईएनसी के बीच में। इसके बाद जो आईएनसी थी, उन्होंने वादा किया था अब हम जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन: ग्वालियर टैंक मैदान रीनेम्ड एज अगस्त क्रांति मैदान इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीचेस ऑफ महात्मा गांधी। तो गाइस, हमें बताना है जो ग्वालियर टैंक मैदान था उसका नाम बदलकर बाद में अगस्त क्रांति मैदान कर दिया गया था। तो हमें बताना है कि ये मैदान गांधी जी की किस स्पीच के लिए फेमस है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, द क्विट इंडिया स्पीच। तो गाइस, थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। तो गाइस, जो ग्वालियर टैंक था उसका नाम कर दिया गया था अगस्त क्रांति मैदान। वो है गाइस, ये एक पार्क था, कहाँ पे, टार्डियो में, जो कि सेंट्रल मुंबई में आता है। आज से करीब 80 साल पहले जो है गांधी जी ने यहाँ पे अपनी क्विट इंडिया स्पीच दी थी, जो डेट थी 8 अगस्त 1942। तो गाइस, इस स्पीच में गांधी जी ने ये कहा था, या तो ब्रिटिश को, जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, या तो वो इंडिया को छोड़ दे, या फिर उन्हें बहुत बड़े बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा, या फिर बहुत बड़े बड़े आंदोलन चलाए जाएंगे। ऐसे गाइस और भी कुछ इंपॉर्टेंट स्पीच थी और उनकी डेट्स हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। इनके भी काफ़ी चांसेस है कि ये पेपर्स में आपसे पूछी जा सकती हैं। तो गाइज, स्पीच जो बिफोर हिज फाइनल फास्ट, मतलब कि जो उन्होंने, जो गांधी जी अनशन चलाते थे जो भूखे रहने का, तो जो स्पीच थी बिफोर, जो उनका आखिरी फास्ट था, आखिरी आखिरी आंदोलन था, आखिरी फास्ट, तो वो उससे पहले जो स्पीच थी वो हुई थी गाइज 12 जनवरी 1948 को। तो ये गाइज फाइनल फास्ट की जो जो लास्ट उनका व्रत था, इसको हम फास्ट को व्रत भी कहते हैं, ये उनके फाइनल फास्ट से पहले की स्पीच थी, वो थी 12 जनवरी 1948 को। उसके बाद गाइज इंपॉर्टेंट स्पीच है दांडी मार्च स्पीच, वो हुई थी 11 मार्च 1930 को। और ऐसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्पीच हुई थी 30 नवंबर 1931 को। और इस तरह क्विट इंडिया स्पीच, जिसके बारे में ऊपर पहले ही बात कर चुके हैं, वही थी 8 अगस्त 1942 को। ऐसे गई जो क्विट इंडिया, ये जो एक क्विट इंडिया टर्म है, ये कोइन की गई थी भाई यूसुफ मेहरोली। जो ये क्विट इंडिया वर्ड है, ये बनाया गया था यूसुफ मेहरोली के द्वारा, और इसको जो है गांधी जी ने अपनी स्पीच में बोला था। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन: गांधी जी कॉल्स फॉर ब्रेकिंग सोल्ट लॉ वाज इन रिस्पॉन्स टू द। तो गाइज, हमें ये बताना है
तो गांधी जी ने किस मूवमेंट में सोर्ट लॉ को तोड़ने के लिए बोला गया था? गांधी जी ने कौन से मूवमेंट में सोर्ट लॉ को तोड़ने के लिए बोला था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो गाइस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी ने सोर्ट लॉ को तोड़ने के लिए बोला था। गाइस जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, ये एक तरह का नॉन वायलेंट मूवमेंट था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो ये मूवमेंट था ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था, अहिंसक मूवमेंट था। और इसको गाइस हम किसके नाम से जानते हैं? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हम डांडी मार्च या फिर सोल्ट मार्च के नाम से भी जानते हैं, जो कि 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चलाया गया था गांधी जी के द्वारा। और गाइस ये जो है एक डायरेक्ट एक्शन कैंपेन था। किसके विरोध में? जो सोल्ट के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा था ब्रिटिश के द्वारा, उसके विरोध में। और जो ब्रिटिश ने अपना एकाधिकार मतलब कि मोनोपोली स्थापित कर ली थी, किस पे? वहाँ के प्रोडक्ट्स पे, वहाँ के सोल्ट पे। ये उसके अगेंस्ट जो है ये मूवमेंट चलाया गया था। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन, हु वाज पॉपुलरली रेफर्ड टू एज फ्रंटायर गांधी? तो गाइस हमें बताना है कि इनमें से किस इंसान को जो है फ्रंटायर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफर खान। तो गाइस खान अब्दुल गफर खान को जो है फ्रंटायर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अब इनके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। खान अब्दुल गफर खान, जिनका निकनेम है बच्चा खान या फिर बच्चा खान। तो गाइस ये भी जो है एक एक्टिविस्ट थे ब्रिटिश राज के खिलाफ। साथ ही इसी के साथ साथ ये जो है एक पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल लीडर भी थे, जो कि किस पे विश्वास रखते थे? नॉन वायलेंस पे विश्वास रखते थे, गांधी जी की तरह। मतलब कि उनको भी जो है मार पिटाई पे विश्वास नहीं था, वो भी जो लड़ाई जो है अपना शांति से करना चाहते थे। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सिक्स क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। तो गैस हमें यहाँ पे चार इवेंट दे रखे हैं और हमसे ये बोला गया है सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब कि बढ़ता हुआ क्रम, मतलब कि पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो हमें नीचे चार कोड दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कोड जो है वो करेक्ट है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ। पहले आएगा थर्ड, पहले हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके बाद हुआ सी राजगोपालचारी फॉर्मूला आया, उसके बाद आया वेवेल प्लान और उसके बाद आया कैबिनेट मिशन। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, जहां पर हम पढ़ेंगे इन चारों मूवमेंट के बारे में। तो चलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। क्विट इंडिया मूवमेंट। तो गाइस हम क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में ऊपर पहले क्वेश्चन में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो गाइस क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 8 अगस्त 1942 को लाया गया था कांग्रेस के बॉम्बे सेशन में। अब बढ़ते हैं अपने सीआर फॉर्मूला। तो गाइस बेसिकली सीआर फॉर्मूला में क्या हुआ था? जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट चल रहा था, पॉलिटिकल लड़ाई चल रही थी, किसके बीच में? किसमें बीच में? कांग्रेस के बीच में और मुस्लिम लीग के बीच में। उसको जो है सॉल्व करने के लिए जो है सीआर फॉर्मूला लाया गया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर, द वेवेल प्लान, जिसको हम लंदन टॉक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये लंदन में हुआ था और ये इशू हुआ था 1945 को। तो गाइस इसमें क्या गया था? इसमें गाइस वेवेल प्लान में ये किया गया था, ये प्रपोज किया गया था कि जो कंप्लीट इंडियनाइजेशन, मतलब कि इस लंदन टॉक में इंडियनाइजेशन के बारे में बात की गई थी। इसका मतलब ये था कि जितने भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर जितनी पोस्ट है, उसमें जो है सारे इंडियंस होंगे, सिर्फ एक वॉइसरॉय और कमांडर इन चीफ की पोस्ट को छोड़कर। मतलब कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जितनी भी पोस्ट है, वहां पे सारे जो है इंडियन होंगे, सिर्फ एक वॉइसरॉय और कमांडर इन चीफ की पोस्ट को छोड़कर। इसका मतलब जितने भी वहां पे मतलब कि डिफेंस का जो पूरा सिस्टम था, किसके अंदर? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, वो अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर होगा। इसमें ये बोला गया था लंदन टॉक मतलब कि विवेल प्लान में। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर, द कैबिनेट मिशन कमेटी। तो गाइस जो कैबिनेट मिशन कमेटी थी, ये बनाई गई थी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश के कैबिनेट मिशन के टाइम पे, वो थे सिलमेंट एटली। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर्स में कि जो कैबिनेट मिशन थी उस टाइम पे ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो उस टाइम पे ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे सिलमेंट एटली, इनका पूरा नाम है। सिर्फ एटली के नाम से भी ऑप्शन आ सकता है। तो गाइज इस जो कमेटी बनाई गई थी, इसमें बेसिकली बात की गई थी, जो 1946 में बनाई गई थी, इसमें बात की गई थी ट्रांसफर ऑफ पावर्स फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडिया। मतलब कि जितनी भी पावर्स है वो ब्रिटिश से इंडिया को ट्रांसफर करने के बारे में बात की गई थी। और जो इस कमेटी में 3 मेंबर थे, जो हेड मेंबर थे, मतलब कि सबसे ऊंची पोस्ट के मेंबर थे, वो थे पैथविक लॉरेंस, जो कि हेड कर रहे थे इस कमेटी को। और दूसरे मेंबर थे, इनके साथी मेंबर थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सेवंथ क्वेश्चन,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पूना पैक्ट ऑफ 1932। तो गाइज आपको इसका आंसर बताना है। पूना पैक्ट के बारे में दो स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। हमसे लास्ट में पूछा गया है कौन सी इनमें से करेक्ट है। तो गाइज जो भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं आपको इसमें जो है इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन जरूर पढ़नी होती है कि हमें स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछी गई है या फिर करेक्ट पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन में जो है हमसे पूछा गया है कौन सी इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट ओनली। मतलब कि instead of the 71 seats given by the British, the depressed class got 147 seats। मतलब कि 71 सीट्स की जगह जो डिप्रेस्ड क्लास ने जो है 147 सीट हासिल करी थी। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है कि इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर 20% ऑफ द सीट्स वुड बी रिजर्व्ड फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, वो बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पे जो है 20% की जगह पे 18% आना चाहिए था। तो इसलिए जो है सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गई। तो अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन के बारे में और भी अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो गाइज इस स्लाइड में सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ूंगा, आप चाहे तो पूरा इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो फेवर में थे किसके, सेपरेट इलेक्टोरेट के। और उन्होंने ये बात जो है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी उठाई थी कि जो है डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए जो है सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। बट क्या हुआ, जो एम के गांधी मतलब कि मोहनदास करमचंद गांधी जी थे वो जो है सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ थे, क्योंकि वो जो है डिप्रेस्ड क्लास को अपने आप से हिंदू से अलग नहीं मानते थे, इसलिए जो है वो इसके खिलाफ थे। बट क्या हुआ, वहां से जो है गांधी जी जो है वो मना कर रहे थे कि मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूँ। और यहाँ से जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वो भी अपनी बात पे अड़े हुए थे कि मैं तो सेपरेट इलेक्टोरेट लेके रहूंगा। तो यहाँ से जो है गांधी जी ने जो है आमरण अनशन शुरू कर दिया। और वहां से जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वो भी अपनी बात पे अड़ रहे कि मैं सेपरेट इलेक्टोरेट लेके रहूंगा डिप्रेस्ड क्लास के लिए। तो गाइज ये ऐसे ही चलता रहा, गांधी जी अपना जो अनशन है वो चलाते रहे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी जो है वो नहीं माने। तो इसी को देखते हुए लोगों ने प्रेशर बनाया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो किसी का भी कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा सामने और ये अनशन ऐसे ही चलता रहेगा और भीमराव अम्बेडकर भी नहीं मानेंगे। तो लोगों की प्रेशर की वजह से मोहनदास करमचंद गांधी जी ने और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने डिसाइड करा कि वो एक समझौता करेंगे जिससे कि कुछ रिजल्ट निकल सके और दोनों मान जाए। तो उसके बाद जो है गाइज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो गाइज जो मोहनचंद जो डिप्रेस्ड क्लासेस की तरफ से जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस पैक्ट पे साइन करे, उस समझौते पे साइन करे। और गांधी जी की तरफ से जो है एम मालविया, तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एम मालविया ने जो है गांधी जी की तरफ से उस पूना पैक्ट पे साइन करे थे। डिप्रेस्ड क्लास की तरफ से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस पैक्ट पे साइन करे और एम के गांधी की तरफ से किसने करे, मालविया ने पूना पैक्ट पे साइन करे। तो गाइज ये था हमारा पूना पैक्ट। और गाइज इसी बीच क्या हुआ, जो एक कम्युनल अवार्ड भी लाया गया था। कम्युनल अवार्ड जो है गाइज वो किसके आधार पर बनाया गया था, तो ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइज जो लोथेन कमेटी की फाइंडिंग्स थी, जो उन्होंने लोथेन कमेटी बनाई गई थी, जो उन्होंने ढूंढा था, उसी के आधार पर जो है कम्युनल अवार्ड को बनाया गया था। तो पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कम्युनल अवार्ड जो है कौन सी कमेटी के फाइंडिंग्स से बनाया गया था, तो इसका सही आंसर होगा लोथियन कमेटी। तो गाइज और अब पढ़ते हैं हम जो गांधी जी के बीच में और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में एक पैक्ट हुआ था जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। उसके अंदर क्या डिसाइड किया गया था, जो ब्रिटिश है, जो ब्रिटिश इंस्टेड ऑफ 71 सीट डिप्रेस्ड क्लास गॉट 147 सीट। तो गाइज उस पैक्ट में क्या बोला गया था कि जो उस पैक्ट में जो है 71 सीट्स की जगह डिप्रेस्ड क्लास को 147 सीट्स दी गई थी। और सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर जो है उनको 18% सीट रिजर्व की गई थी डिप्रेस्ड क्लास के लिए। तो गाइज ये था हमारा पूरा पैक्ट। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन, इन 1932 हरिजन सेवक संघ वाज फॉर्मुलेटेड बाय। तो गाइज आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के द्वारा 1932 में हरिजन सेवक संघ बनाया गया था। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन, जो कि एक फिल इन द ब्लैंक के टाइप में क्वेश्चन आया है। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज अप्रूव्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इट्स डैश सेशन। तो गाइज अगर जिसने भी ये वीडियो स्टार्टिंग में देखी है, तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में और एक बीच में मुझे याद नहीं है कौन सा क्वेश्चन था, उसमें मैंने क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताया था। तो जिसने भी वो क्वेश्चन पढ़ा होगा वो इसका आंसर फटाफट दे देगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बॉम्बे सेशन। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो अप्रूव किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के बॉम्बे
सेशन में। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन। तो गाइस हमें 10th क्वेश्चन में जो एक स्टेटमेंट दी गई है और ये हमें आधी स्टेटमेंट दी गई है, हमें इसके आगे की स्टेटमेंट को जो है पूरा करना है इन 4 ऑप्शन में से। तो भाई स्टेटमेंट है, एज एन अल्टरनेटिव टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया गांधी जी सजेस्ट टू माउंटबेटन दैट ही। तो हमें ही के बाद जो है बताना है कि एबीसीडी में से कौन सी स्टेटमेंट ही के बाद आएगी। तो इसका गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इनवाइट जिन्ना टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो गाइस क्या हुआ था, जब भारत का विभाजन हो रहा था तो गांधी जी ने सोचा कि भारत का विभाजन ना हो। उन्होंने माउंटबेटन जो कि उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उनको ये सजेस्ट किया कि भारत का विभाजन ना करें, इसकी जगह पे वो इनवाइट करें जिन्ना को जो कि मुस्लिम लीग के लीडर थे, और उनको बोले कि वो हमारे साथ मिलकर जो है एक एक गवर्नमेंट बनाए और इंडिया का विभाजन ना हो। बट जो गाइज फाइनली क्या हुआ था, माउंटबेटन जो कि गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी और उन्होंने जो है इंडिया का टुकड़े कर दिए, जो कि एक पाकिस्तान और एक इंडिया में हमें जाना जाता है। उन्होंने जो गाइस माउंटबेटन ने जो है रेड क्लिफ के साथ मिलकर ये पार्टीशन किया था, और जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच की लाइन है उसको हम रेड क्लिफ की लाइन, रेड क्लिफ बाउंड्री के नाम से भी जानते हैं। तो गाइज ये था हमारा 10th क्वेश्चन। तो गाइज इसी के साथ हमारा गांधीन एरा का जो चैप्टर है वो खत्म होता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करें।